हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में आपका वीकली करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो इस हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी डे वाइज, उन सारी न्यूज़ का कंपाइलेशन इस सेशन में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अप्रोच जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देन उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको इन डेप्थ हम समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा, ट्राई टू बी अ बिट क्विक, है ना। जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे। आपका फोकस होना चाहिए उस न्यूज़ से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उन कीवर्ड्स को ज़रूर नोट डाउन करिएगा और मैं आपको शॉर्ट नोट्स का भी तरीका बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज थे इस पूरे वीक में। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हो 17 सितंबर को आपका वर्ल्ड वाटर वीक था। राइट, तो वाटर वीक 2024 के रूप में मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था आपका वो था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि भाई वाटर स्कार्सिटी कितनी ज़्यादा रियल हो चुकी है। आप लोगों ने बैंगलोर का केस देखा था, आप लोगों ने देखा होगा लोग शिमला में जो टूरिस्ट थे वो होटल के बाहर जाके जाके टैंकरों से पानी भर रहे थे। तो ये जो वाटर स्कार्सिटी है ना, ये रियलिटी बनते जा रही है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, 18 सितंबर को आपका वर्ल्ड बैम्बू डे था। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी आपकी नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। आपको ये पता होना चाहिए जो बैम्बू ट्री है ना, उसका बहुत वर्सेटाइल यूज़ है, अलग अलग जगह वो यूज़ होती है। डेफिनेटली जो उसका जो ग्रोथ होता है ना वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन एक बार वो थ्रेशोल्ड को पार कर लेती है 6 महीने 7 में, तो बहुत तेजी से फिर ग्रो करती है और फिर वो फॉरेस्ट में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो फॉरेस्ट डेंसिफिकेशन के लिए बैम्बूज का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है। राइट, देन 18 सितंबर को आपका इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। पे गैप, जेंडर पे गैप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप देखना, इवन इंडिया हो या चाहे वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, राइट, तो फीमेल और मेल का जो पे गैप है वो काफ़ी ज़्यादा। उस गैप को दूर करने के लिए, है ना, उस गैप को दूर करने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। देन 20 सितंबर को आपका वर्ल्ड क्लीन अप डे था। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे कि क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टार्ट की थी, ये सारी चीज़ें। इस बार का जो थीम है वो याद रखिएगा, आर्कटिक सिटी एंड मरीन लिटर। ओशन पोल्यूशन काफ़ी प्रोमिनेंट मैटर हो चुका है आज के टाइम में, पोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, पहले तो हमको लगता है बस ज़मीन गंदी हो सकती है, नहीं, जो हमारा ओशन है वो भी बहुत पोल्यूटेड हो सकता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, पैसिफिक गार्बेज पैच। पैसिफिक ओशन में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब आप प्लास्टिक ही प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है, और वो ऐसा नहीं कि छोटा सा एरिया है, इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। राइट, चलो प्लीज़ एक्सक्यूज माई वॉइस, थोड़ा मुझे कोल्ड है ना। तो नेक्स्ट वी हैव 21 सितंबर को आपके दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, बल्कि तीन मनाए जाते हैं। पहला है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस बार का जो थीम है वो है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। आप देख रहे हो ना, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करें, इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो गया, या जो अभी प्रेजेंट में ईरान और पूरा जो मिडिल ईस्ट में लड़ाइयाँ चल रही हैं एक दूसरे से, या फिर आपका रशिया और यूक्रेन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन ना बने। क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें इतनी वोलाटाइल हो चुकी है ना कि जो बोला जाता है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन, वो मिनटों में हो सकती है। राइट, और ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर में। तो ऐसी चीज़ें ना हो, है ना, लोग एक साथ मिलजुल के रहें, तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है 21 सितंबर को। देन 21 सितंबर को आपका वर्ल्ड अल्जाइमर डे। राइट, इस बार की थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर। ये ऐसी दो बीमारियां हैं जिससे जो आपके जो पेशेंट्स हैं, जो इसे जूझ रहे हैं, वो ना उनको याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। राइट, देन 21 सितंबर को ही आपका जो थर्ड सैटरडे है, राइट, इसमें आपका इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। तो रेड पांडा को इंडिया में कई बार फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है ना, उड़ता हुआ लोमड़ी। बट वो ऐसा नहीं रहता है, वो उड़ता हुआ लोमड़ी नहीं रहता है ना। और ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये जनरली आपका जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, है ना, अरुणाचल, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ नेपाल, भूटान, यहाँ पे पाया जाता है। और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, इट इज एंडेंजर्ड, है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। पहले आपका अमृत मोहन प्रसाद, इनको बनाया गया है डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल।
ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में भी थोड़ा सा करेंगे। एसएसबी कहाँ पे है, किन बॉर्डर एरियाज को कवर करती है, इसको हम देखेंगे। तो अब ये नाम याद रखिएगा, नए डीजी बनाए गए हैं एसएसबी के। स्वाति विजय कुलकर्णी, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू अल्जीरिया, राइट। तो अल्जीरिया आपको पता है कि अफ्रीकन देश है, तो वहाँ की अब नई एम्बेसडर रहेंगी। अतिशी मार्लेना सिंह, ये नई चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट की गई हैं दिल्ली की। तो अरविंद केजरीवाल के बाद इन्होंने सीएम की ओथ ली है। तो नाम याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक इस पूरे हफ्ते का, है ना। देन ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, इनको बनाया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, शॉर्ट में से नाल्को भी बोला जाता है। एक पीएसयू है जो कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पे फोकस करती है। देन मनु भाकर को बनाया गया, आपको पता है इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में मेडल्स जीते थे, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया में टोटल नेशनल वाटरवेज कितने हैं, वो नंबर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं इस पूरे हफ्ते की न्यूज। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लाइट टैंक, जिसका नाम था जोरावर। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर इज बी, डीआरडीओ एंड एलएनटी, इन्होंने मिलके आपका जोरावर टैंक बनाया है, जो एक लाइट टैंक है। इसके रिगार्डिंग न्यूज देख लेते हैं। सो सबसे पहले ये देख लो, ये टैंक है आपका जिसका नाम है जोरावर। ऑलराइट, कुछ की फैक्ट इसके बारे में याद रखिए। पहली चीज, जोरावर टैंक जो है इंडिजिनियसली डिजाइंड है और डेवलप की गई, मतलब मेक इन इंडिया पूरी चीजें। ठीक है, इसका वेट जो है 25 टन है। और किसने डेवलप किया है, आपको ध्यान देना, डेवलप्ड बाई डीआरडीओ एंड एलएनटी। ठीक है, और इसको 2017 में इंडक्ट 2027 में इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो नाम है, जो जोरावर नाम है, वो किसके नाम पे पड़ा है, बेसिकली जनरल जोरावर सिंह थे, जोरावर सिंह कलूरिया, है ना, जो कि 1841 में मिलिट्री एक्सपीडिशन लिए गए थे कैलाश मानसरोवर में ड्यूरिंग द सीनो सिख वॉर, राइट। तो इनके नाम पे ये आपका जो टैंक का नाम दिया गया है। अब इसका शॉर्ट नोट जैसे बनाना है तो कैसे बनाओगे, जोरावर लाइट टैंक, ठीक है, डीआरडीओ प्लस एलएनटी, ठीक है, ये चीज़ आप बना लीजिएगा। और इंडक्शन इसका 2027, ये आपका पूरा एक डिटेल में, है ना, शॉर्ट नोट्स हो गया। इसको जब रिवाइज करोगे आपको बस इतना ही देख, इन्हीं किसी 3 1 या 2 फैक्ट्स के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका प्रवीण गोवर्धन, है ना, हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय अवार्ड इन विच ईयर। तो इनको किस साल में प्रवासी भारतीय अवार्ड मिला था। सो करेक्ट आंसर इज बी, 2010 में इनको प्रवासी भारतीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन को दिखाता हूँ, ही इज द पर्सन। ठीक है, इनका नाम है प्रवीण गोवर्धन, है ना, ये 75 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। और ये साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे। तो आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका भी, है ना, एक बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनी ही था। और वहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग, रेस के बेसिस पे सेग्रीगेशन किया गया था, वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। नॉन वाइट्स में बहुत सारे आ जाते हैं, आपके ब्लैक्स आ जाते हैं जो इंडियंस थे, या जो अदर ब्राउन्स थे, है ना, उनको एंड नॉन वाइट्स के रूप में रखा गया था। और वाइट्स को बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, नॉन वाइट्स को हर जगह अपने साथ रजिस्ट्रेशन लेके जाना पड़ता था। उनके साथ इतनी बुरी हालत थी कि कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे नॉन वाइट्स का एंट्रेंस ही बंद था। तो अपार्थाइड बेसिकली ना, बेसिकली रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कहीं पे जॉब्स इनको मिलेंगी ही नहीं। कुछ लिमिटेड जॉब्स रख दी गई, जो मिनियल जॉब्स थी उनको दे दी जाएंगी कि भाई नॉन वाइट्स करें इसको, वाइट अच्छी जॉब करेंगे, वाइट कॉलर जॉब्स करेंगे। कुछ एरिया डिमार्केट कर दिया गया था कि जहाँ पे केवल वाइट्स रहेंगे, नॉन वाइट्स यहाँ एंटर नहीं कर सकते, उनको अपने साथ रजिस्ट्रेशन लेके जाना पड़ता था। नॉन वाइट्स जो थे, है ना, जो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थी। और आप मानोगे नहीं, 1994 में फाइनली जाके जो ब्लैक्स थे अफ्रीका के, उनको वोटिंग राइट्स दी गई, और उसमें नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये जो पर्सन थे, इन्होंने इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की थी। ठीक है, सो एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे और इंडियन ओरिजिन के थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और 2010 में इनको प्रवासी भारतीय अवार्ड
इंडिया हाईएस्ट ऑनर फॉर ओवरसीज सिटीजन। तो जो इंडियंस, अब आप सोचोगे सर ये वहाँ कैसे चले गए? देखो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स अपने साथ ना इंडियंस को एज ए लेबर लेके जाते थे अपनी दूसरी कॉलोनीज में, और वहाँ पे उनसे खेती करवाते थे, है ना। एक टर्म होता है इंडेंचर्ड लेबर। तो मलेशिया में भी आपको जो इंडियंस आज मिल रहे हैं वो ब्रिटिश के द्वारा ही ले गए थे। मलेशिया हो गया, पार्ट्स ऑफ मालदीव्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे ले आके इनसे जो मीनियल जॉब्स या फिर ये खेती बाड़ी ये सब करवाया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से इंडियंस स्टार्टिंग में वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन उन्होंने देखो इंडियंस का जो मेहनत और ये कितनी अच्छी चीज़ है कि कई इंडियंस उस देश में बहुत हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which company developed the mpox vaccine known as Jynneos approved by the WHO? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जाइनियोस करके एक एमपॉक्स की वैक्सीन है, इसको अप्रूवल दिया है। तो किस कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, बवेरियन नॉर्डिक एएस, है ना। ये कंपनी है बवेरियन नॉर्डिक, इसने ये अपनी वैक्सीन बनाई है। तो आपको पता होगा एमपॉक्स काफ़ी ज़्यादा डेडली डिजीज़ बन गई थी, वायरल डिसीज़ है, अफ्रीका से इसका ओरिजिन था। तो इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि ये कई देशों में और भी फैलने लगी थी, इवन इंडिया में भी कुछ केस आए थे, राइट। सो WHO ने फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन को बनाने का अप्रूवल दे दिया गया। इसका मतलब क्या होगा? इट कैन बी परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। मतलब अब यूनाइटेड नेशन एजेंसी इसको परचेज करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है जहाँ पे एमपॉक्स के केसेस आए। और इसको किसने बनाया है? इस वैक्सीन का नाम है जीनियोस वैक्सीन, और इसको बनाया है बवेरियन नॉर्डिक ने। ठीक है, आई बिलीव ये नेदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है, इसने इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया है। चलो नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टॉर्म बोरिस caused widespread damage across Central Europe due to moisture pulled from the warm Black Sea। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑपरेशन सद्भाव, अंडर ऑपरेशन सद्भाव इंडिया एक्सटेंडेड एड्स टू कम्युनिटीज इंपैक्टेड बाय द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय स्टॉर्म बोरिस। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। ये ऑपरेशन सद्भाव ना, इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वहाँ पे आप समझोगे, इसका लेना देना कुछ नहीं है आपका ये स्टॉर्म बोरिस से। चलो आप समझते हैं स्टॉर्म बोरिस क्या था। सबसे पहले ये आप मैप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट जोन है और यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन है, इसके बीच में एक लो प्रेशर है। आपको पता है कि लो प्रेशर क्या करता है? विंड्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और अपने साथ जब वार्म विंड अट्रैक्ट करती है, और वो वार्म विंड क्या होता है, इसके अराउंड घूमने लगती है और ये ऊपर राइज करती है, और जब राइज करती है तो कंडेंसेशन की वजह से ये फिर हैवी रेन और बहुत तूफान चलाती है। तो अगर मान के चलो ऐसा एक लो प्रेशर है और उसके दोनों साइड हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर क्या करता है, यहाँ पे विंड डाइवर्ज होती है, ठीक है, इधर भी विंड डाइवर्ज हो रही है। तो इस लो प्रेशर को ना इधर जाने का रास्ता मिल रहा है ना इधर जाने का रास्ता मिल रहा है, तो क्या करेगी, ये यूरोप साइड बढ़ रही है। और जब आप कोई तूफान है, लो प्रेशर ध्यान रखो, जब एक्सट्रीम लो प्रेशर होता है तो वहाँ पे आंधी तूफान वाली कंडीशन रहती है, तो ना उसको जब इधर जाने का मौका मिलेगा और ना इधर जाने का मौका, तो वो यहाँ पे पूरी तबाही मचाती है। और यही सिचुएशन हो रही है आपकी यूरोप में। तो स्टॉर्म बोरिस, इसको नाम दिया गया है बोरिस स्टॉर्म, है ना, बोरिस तूफान। तो इट इज अ स्लो मूविंग लो प्रेशर सिस्टम कॉजिंग एक्सट्रीम टोरेंशियल रेन इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये तबाही मचा रहा है, ठीक है। और इससे कौन कौन से एरिया अफेक्टेड है आपके? पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक एंड हंगरी। तो ये सारे देश आपके यहाँ पे यूरोप में आते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? जो भी आपकी डम्प मंथ वर्थ ऑफ रेन, मतलब एक महीने की जो पूरी बारिश थी वो एक दो दिन में ही इस तूफान ने कर दिया, राइट। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे डैमेज हुआ होगा, राइट। और देखिए इसके लिए डिस्ट्रक्टिव कॉज क्या बताया गया? मॉइस्चर फ्रॉम वार्म ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी कंबाइंड विद चिली एयर फ्रॉम द नॉर्थ। तो हो क्या रहा है, ये जो लो प्रेशर है ना, ये जो लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है, विंड अट्रैक्ट कर रही है, राइट। तो विंड क्या कर रही है, ये ब्लैक सी और आपकी मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके यहाँ पे जा रही है, और यही मॉइस्चर आपका रेनफॉल के रूप में इन स्टॉर्म में नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाई हाई प्रेशर ट्रैप्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब ये जो लो प्रेशर है, ईस्ट और वेस्ट से दो हाई प्रेशर में ट्रैप्ड है, इस वजह से इसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो इसका काम क्या, फिर ऊपर ही जाएगा, तो ये फिर फाइनली आके डिसिपेटेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अब देखो, जो इसका सेकंड पार्ट था जो हमने देखा था ना ऑपरेशन सद्भाव, वो यहाँ स्टॉर्म बोरिस के लिए नहीं था। तो इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भाव टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द टाइफून यागी अफेक्टेड कंट्रीज। तो ये याद रखना है ना, यहाँ पे जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप ऐसे बनाना, टाइफून यागी। पहले तो देख लेते हैं इससे कौन कौन सा रीजन अफेक्टेड है। तो टाइफून यागी इज अ डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हिट द साउथ ईस्ट एशिया, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया को ये हिट किया है। तो लोकेशन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट एशिया। और वहाँ पे जो डैमेजेस हो रहे हैं, तो इस डैमेजेस को दूर करने के लिए इंडिया की तरफ से मदद गई है। देखो आप सबने एक वर्ड सुना होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया का एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, राइट। सो ये देखो यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब कि इंडिया अपने जो ईस्टर्न साइड में जो भी देश हैं वहाँ पे हेल्प करेगी। तो आपने सुना होगा ना, आसियान करके जो नेशन ग्रुप है पूरा, इंडिया उसका मेंबर है, ठीक। आपका जो साउथ एशिया के लिए जो ग्रुपिंग है वो सार्क है। ऐसे इंडिया बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर है। तो इसमें बेसिकली ग्रुप का मेंबर होने का मतलब ये नहीं कि बस पड़े हुए हो, आपको उन देशों की हेल्प करनी है कभी भी ऐसी जब सिचुएशन आ रही है। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया इनकी हेल्प कर रही है थ्रू ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना, है ना। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इंडिया एक्सटेंडेड असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा अफेक्टेड नेशन कौन सा है, ऐसे नहीं कि केवल एक ही देश को हुआ है डैमेज, कई देशों को हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड देश है वो है वियतनाम, राइट। सो ऑपरेशन सद्भावना है, नीचे लिख लेना वियतनाम, ठीक है। तो ये आपकी टोटल पूरी न्यूज है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, कहाँ पे किसने और क्या किया है, यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स में जो देख लिया है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशन सद्भावना किस देश के लिए, वियतनाम। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भास्कर इनिशिएटिव लॉन्च बाय DPIIT, ठीक है। तो ये क्या चीज है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज क्रिएट अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप कोलैबोरेशन, राइट। तो देखो ये जो भास्कर टर्म है, भास्कर और ये DPIIT है ना, ये क्या है आप समझते हैं और इस पूरे इनिशिएटिव का काम क्या है। सो DPIIT इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बेसिकली इंडिया में, है ना, इंटरनल ट्रेड को प्रमोशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, सॉरी, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। और ये जो भास्कर इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है किसने, हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री, जिनका नाम है पीयूष गोयल जी, राइट। तो इसका जो फुल फॉर्म है भास्कर का वो है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉर सीमलेस इंटरेक्शन अक्रॉस सेक्टर। मतलब अगर मैं कोई स्टार्टअप, मैंने कोई बिजनेस चालू किया, है ना। अब स्टार्टअप को ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो मैं कहीं बैंक से लोन लूँगा या मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाऊँगा कि भाई मेरा ये पूरा प्लान है, मैं एक ये काम करना चाहता हूँ और उससे देखो ऐसा ऐसा ये रिजल्ट आने वाला है। तो अगर इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा तो बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर पैसे लगाता हूँ, ठीक। वो पैसे लगाएगा। तो ये सब ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर मैं ये इस प्रोसेस को मुझे करना है तो मुझे कहीं पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे लेट्स से अपने स्टार्टअप्स के लिए लोग चाहिए तो मैं उनको कहाँ से हायर करूँगा। तो पहले पहले टाइम में क्या होता था, सब बटे हुए थे। भास्कर इनिशिएटिव ने क्या किया, इनको एक साथ ले आया कि आप इसमें एनरोल करिए, आपको इन्वेस्टर का भी डिटेल मिल जाएगा, मेंटर्स भी मिल जाएंगे और आप अपना काम बहुत तेजी से कर सकते हो। तो ये पूरा इनिशिएटिव है। तो इसका गोल क्या है, इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट विजन टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, और स्टार्टअप्स क्या हो पाएंगे, वो किसी आइडिया पे बेस्ड होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि यार ये नई नई चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे ये हमारा ग्रोथ होगा। तो उस बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव है, ऑलराइट। तो ये याद रखिएगा, भास्कर इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप प्रमोशन, और किसने किया है, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है, विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटिंग द NPS वत्सल्य स्कीम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ठीक है। तो ये जो NPS वत्सल्य स्कीम है ये PFRDA के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। चलो इस न्यूज़ के बारे में देखते क्या है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने NPS वत्सल्य स्कीम लॉन्च की है
ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं ये है क्या। तो इसको अनाउंस किया गया था इस स्कीम को 2024-25 के बजट में। ठीक है, कौन मैनेज करेगा, जैसे हमने देखा PFRDA। इसका टारगेट ग्रुप कौन है, हर स्कीम किसी ना किसी लोगों के लिए बनाई जाती है, तो इनके लिए जो इस स्कीम का जो टारगेट ग्रुप है वो है चिल्ड्रन जो कि 18 साल के नीचे है। ठीक, और पर्पस क्या है, पर्पस है एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम टू माइनर्स, राइट। सो बट बेसिकली ये जो स्कीम है ना, जो 18 साल के बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि आप इससे जुड़ें, और जैसे ही आप 18 साल के ऊपर हो जाएंगे तो ये जो आपकी स्कीम है ये नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में कन्वर्ट की जाएगी। ठीक है, फिर चाहे आप नौकरी करो तो आपका एक पेंशन के फॉर्म में वो डिपॉजिट होते रहेगा, राइट। सो अकाउंट कन्वर्जन इसमें दिया गया एक ऑप्शन, एनपीएस वत्सल्य अकाउंट कन्वर्ट्स टू रेगुलर एनपीएस अकाउंट एट द एज ऑफ 18। तो जब बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो ये रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें एक प्राण कार्ड बनेगा आपका। प्राण है ना, एक्टर नहीं, लाइफ की बात नहीं, कि इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये एक इशू किया जाएगा जो कि जो भी माइनर्स इसमें सब्सक्राइब करेंगे इस स्कीम के लिए। इसमें इनको फायदा क्या होगा, भाई मैं क्यों सब्सक्राइब करूं इस स्कीम को। तो इसमें बेसिकली एक तरह से मेरा कॉर्पस बनने लगेगा जो कि मुझे रिटायरमेंट में हेल्प करेगा। तो मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 1000 रुपए टू ओपन द अकाउंट एंड 1000 एनुअल कंट्रीब्यूशन इन देयर आफ्टर। तो बेसिकली 1000 रुपये मैं साल भर में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और अच्छी चीज़ है बच्चों को ना स्टार्टिंग से, छोटी उम्र से सेविंग की हैबिट डालना। तो देखो अब बच्चा 18 से नीचे तो वो तो कमा नहीं पाएगा, तो उनके पेरेंट्स, उनको बताया गया कि भाई अगर आप अपने बच्चे को आगे के टाइम में एक सुखी और स्टेबल एनवायरनमेंट में देना चाहते हो तो आप उनके लिए पहले से एक सेविंग स्टार्ट कर दो। देखो जो ओवरऑल मोटिव रहता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना कि इतने लाख करोड़ का स्कीम चालू कर दी, वो लाख करोड़ आ कहाँ से रहे हैं, वो टैक्सेस से आते हैं। जो हम जो एज अ सिटीजन हम टैक्सेस जमा करते हैं वो पैसा रहता है। हम जो सिटीजन्स बैंकों में अपने पैसे रखते हैं उसका यूज होता है फॉर द डेवलपमेंट, है ना। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है, वही पैसा सरकार को हम दे रहे हैं, सरकार उससे चीज़ें बना रही है, उस वो जो फैसिलिटीज़ हैं हमको मिल रही हैं, हम उस फैसिलिटीज़ में काम करते हैं, फिर हमको इनकम मिलता है, तो पैसा घूम रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें विड्रॉल कंडीशन क्या है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एनपीएस, 3 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 25% ऑफ द कंट्रीब्यूटेड अमाउंट कैन बी विड्रॉन। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए किया तो आप 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं 3 साल बाद। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ विड्रॉल्स आप कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 विड्रॉल्स कर सकते हैं जब तक चिल्ड्रन जो है, जो चाइल्ड है आपका बच्चा, वो 18 साल का नहीं हो जाता। ऑलराइट, और पर्पस क्या है, कब आप विड्रॉ कर सकते हो, आपको एक पर्पस देना पड़ेगा कि या तो मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, या उसका कोई डिसेबिलिटी है जो कि 75% से ज़्यादा है तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इलनेस, तो ऐसे करके कुछ कंडीशन दी गई तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनपीएस वत्सल्य स्कीम के बारे में पूरी डिटेल थी। चलो अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, पीएम वत्सल्य स्कीम, मैं अगर आपको यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ। ठीक है, पीएम वत्सल्य स्कीम है ना, तो कितना यहाँ पे था, फॉर लेस देन 18, है ना। प्राण कार्ड बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन पर ईयर। ठीक है, देन विड्रॉ कितना कर सकते हैं, विड्रॉ 25% आफ्टर 3 ईयर्स। ये आपका बन गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, जनरली इस पे एज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इस रिपोर्ट के बारे में आप याद रखिएगा। तो ये आपका ITU निकालती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो ITU रिलीज करती है कौन सा देश साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ITU ने ये रिलीज किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ना अलग अलग टीयर्स बने रहते हैं, टीयर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे टीयर्स बने रहते हैं। तो जो देश सबसे अच्छा काम कर रहा है
उसको टीयर 1 में रखा जाता है। तो रिपोर्ट ने 46 कंट्रीज को टीयर 1 में रखा है, और वो कंट्रीज क्या है बेसिकली, उनको बोला जाता है रोल मॉडल कंट्रीज, है ना, जो जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के जितने भी पिलर्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम किया और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, उन कंट्रीज को वहां रखा जाता है। इंडिया को टीयर 1 में रखा गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, रिपोर्ट कौन निकालता है और इंडिया इसमें कौन से टीयर में है। चलो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आईटीयू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है ना। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ Shamran-1 सैटेलाइट। तो ये बेसिकली इसका काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। स्पेस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए ये सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट किसकी है, ये है आपकी ईरान की। ठीक है, सो ईरान डिप्लॉय Shamran-1 सैटेलाइट। ठीक है, इसका लगभग ये 550 किलोमीटर की दूरी तक ये जा चुकी है ऑर्बिट में। इसका पर्पस क्या है, टू टेस्ट स्पेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि भाई मैं कोई सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा हूँ तो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगी, किस टाइप की टेक्नोलॉजी चाहिए मुझे, है ना, सारी चीज़ मॉनिटर करने के लिए। तो दोनों एस्पेक्ट को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए रहती है। एक फैक्ट याद रखिएगा, ईरान के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। ऑलराइट, सो ही इज द पर्सन। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब आपका काम क्या रहेगा, देखो यहाँ पे हम रुक जाते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये ईरान की है ना, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है, ईरान के जो देख लो थोड़ा इंपॉर्टेंट, वहाँ पे कौन से डेजर्ट्स हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट शहर है, ईरान की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, थोड़ा सा वहाँ पे आप देख सकते। तो आपको पता होना चाहिए ईरान की कैपिटल तेहरान है ना। तो कुछ फैक्ट्स आप अलग से भी अपने नोट करके रख सकते हो, काम ही आएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ Chandrayaan-4 मिशन। सो चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली लैंड किया, अब चंद्रयान 4 के लिए भी परमिशन मिल गई है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसरो के काम करना स्टार्ट करिए। तो इसमें क्या रहेगा पर्पस, सो पर्पस वाज टू कलेक्ट एंड रिटर्न लूनर रॉक एंड सॉइल सैंपल। सो चांद से जो रॉक्स और वहाँ का सॉइल सैंपल है उसको कलेक्ट करके इंडिया लाया जाएगा, फिर उसकी स्टडी की जाएगी, ये उसका पर्पस है। तो न्यूज़ है बेसिकली चंद्रयान 4 मिशन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर। सो गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया गया है। पर्पस क्या है, चांद से सॉइल और रॉक्स को लेके आना अर्थ पे और उसकी स्टडी करना। इसका बजट जो है वो 2104 करोड़ रुपए दिया गया है, और इसका एक टाइमलाइन है, हर प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन दिया जाता है कि इस तारीख तक, इस साल तक हमें ये कंप्लीट करना है। तो इसका क्या है, ठीक है, 36 मंथ्स का इसका टाइम दिया गया, मतलब 3 साल का। और ये जो ओवरऑल जो इंडिया का एक ब्रॉड मिशन है ना, कि हमारा एक इंडियन स्पेस स्टेशन होना चाहिए 2035 तक। हमारा टारगेट है कि इंडिया का एक ऊपर जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक इंडिया का स्पेस स्टेशन भी होना चाहिए। ठीक है, और हम अपने एक और जो पर्पस है इंडियन लूनर लैंडिंग बाई 2040, 2040 तक हम अपने कुछ क्रूज को चांद पे लैंड कराना चाहते हैं। तो ये हमारा ब्रॉड पर्पस है इन फ्यूचर, तो उसी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो अमृतकाल स्पेस प्रोग्राम जो बोला जाता है ना कि 75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी के, अब ये अमृतकाल चालू हुआ है, इसमें देश तरक्की करेगा, तो स्पेस के लिए ये अमृतकाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हु वन द 7th 2024 BBLF CK प्रहलाद बेस्ट बिजनेस बुक अवार्ड। तो बेस्ट बिजनेस बुक अवार्ड ये जो है CK प्रहलाद बेस्ट बुक अवार्ड किसको मिला है, सो ये मिला है आपके डी प्रदीप के साहा को ये अवार्ड मिला है। तो देख लेते हैं क्या है बुक। तो ये जो बुक के ऑथर है इनका नाम है प्रदीप के साहा, एक ये जर्नलिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। ठीक है, और इनकी जो बुक का नाम है वो है द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टुक इंडियन एडटेक फॉर अ राइड। ठीक है, सो जो बायजूस एडटेक है उसके रिगार्डिंग इन्होंने बुक बनाई है। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे एक ये जो वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि बायजूस की जो टैगलाइन है द लर्निंग ऐप, तो उसको इन्होंने बोला कि ये ट्रैप था, और बुक इसके बारे में। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने बायजूस ने एक $multi-billion वैल्यूएशन कंपनी इसने अपनी बनाई, और कैसे इसका सर्वाइवल के लिए अब ये फाइट कर रही है। तो ये बुक पूरी इसके ऊपर है। ठीक, चलो, विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड द कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम। तो किस कंपनी ने बनाई है, करेक्ट आंसर इज सी L&T। तो याद रखें L&T ने एक और काम किया था, क्या, अभी हमने देखा जोरावर पे, और L&T ने ही ये कलवारी
सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बनाई है इन विशाखापट्टनम। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सो ये अगेन ये इट इज एन इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई एल, सारी चीजें अब एल बना रही है, तो भाई हमारे देश में ही बन रहा है, तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। और इसका नाम, इस फैसिलिटी का नाम है विनेत्र। इसका मतलब होता है ट्रेनर, ठीक है, और इस वजह से ट्रेनिंग फैसिलिटी इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, एनहेंस द एस्केप कैपेबिलिटीज ऑफ क्रू फ्रॉम डिस्ट्रेस कलावरी क्लास सबमरीन। अगर हमारी जो सबमरीन है कलावरी क्लास सबमरीन, आपको पता है अंडर वाटर रहती हैं, तो कभी भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, कभी भी टफ सिचुएशन इनको फेस करना पड़ता है कि भाई अटैक हो गया या प्रेशर हो गया या कुछ लीकेजेस हो गए, तो उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करना है, ये पूरी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और इसको कमीशन किसने किया है, वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने, जिसने इसको इनॉग्रेट किया है, ऑलराइट। और ये कमांडिंग इन चीफ हैं आपके ईस्टर्न नेवल कमांड के, राइट। और ये कहाँ पे किया गया है लॉन्च, ये INS सतवाहना जो कि विशाखापट्टनम है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। अब देख लो हमारे कौन कौन से नेवल कमांड्स हैं। तो ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है ये आपका विशाखापट्टनम है, वेस्टर्न नेवल कमांड का मुंबई है, और सदर्न नेवल कमांड का आपका कोची है, ठीक है। मैंने कई बार पूछा है जो कोची पोर्ट है उसको और क्या बोला जाता है, बहुत फेमस नाम है, ठीक है। उसको बोला जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द टोटल अमाउंट ईच एलिजिबल वुमेन विल रिसीव अंडर द सुभद्रा योजना ओवर 5 ईयर। तो ये सुभद्रा योजना के तहत औरतों को कितना पैसा मिलेगा सहायता राशि, सो आपको मिलेगी यहाँ पे 50,000 रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। चलो अब देख लेते हैं सुभद्रा स्कीम के बारे में क्या है। सो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इनिशिएटिव सुभद्रा स्कीम इन भुवनेश्वर, ऑलराइट। तो यहाँ पे लॉन्च किया है, एंड दिस स्कीम इज द सिंगल लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम कवरिंग 1 करोड़ वुमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत देखो जो 21 से 60 साल की औरतें हैं, है ना, इनको 50,000 रुपए मिलेगा 5 सालों में, है ना। तो 2024 से 2029 के बीच में इनको 50,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। 10,000 एनुअली, मतलब 5 साल में हर साल इनको 10-10 हजार रुपए दिया जाएगा, ठीक है। और क्रेडिटेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब 5,000 का एक इंस्टॉलमेंट आएगा, फिर 5,000 का इंस्टॉलमेंट आएगा, ऐसे करते करते ये 50,000 रुपए इन 5 सालों में इनको मिलेगा, ठीक है। और ये जो सुभद्रा स्कीम का जो नाम है, ये नाम पड़ा है गॉडेस सुभद्रा के नाम पे रखा गया है। ये बलभद्र और लॉर्ड जगन्नाथ की सिस्टर थी, ठीक है। इनके नाम पे रखा गया बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, औरतों को बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना, उसके लिए प्रमोट किया गया है। अब देखिए इसमें आवास 2024 ऐप भी लॉन्च किया गया है, और इसका पर्पस क्या है, फॉर सर्वेइंग एडिशनल हाउस होल्ड ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो भी एडिशनल हाउस होल्ड बनाए जा रहे हैं उनका प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए ऐप है, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी रिलीज की गई है, राइट। तो जब भी देखो 2 स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, एक यहाँ पे जी लिख देते हैं और एक यहाँ पे यू। तो ये जी फॉर ग्रामीण एरिया के लिए रहता है, रूरल एरियाज के लिए, और यू रहता है आपका अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना तो कैसे बनाओगे, सुभद्रा स्कीम, है ना, कहाँ किसकी स्कीम है, किस गवर्नमेंट की, ओडिशा, ठीक है। 50,000 रुपीज यहाँ पे लिख देना 5 ईयर्स, और 21 से 60 साल की वुमेन के लिए, है ना। तो ये चीज याद रखिए, कहाँ पे लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, पीएम ने लॉन्च किया इन भुवनेश्वर। यहीं से कहीं से आपसे इन्हीं किसी फैक्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा, ऑलराइट। ये सब नहीं पूछेगा आपसे कि किसके नाम पे रखा गया है, क्यों रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिसेंटली इन विच कंट्री डिड टाइफून बेबिंका मेक लैंडफॉल। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है, जब टाइफून लैंड पे टच कर जाता है, मतलब वो डिसिपेट हो जाता है। जो साइक्लोन की स्टेजेस रहती है ना, तो ओरिजिन स्टेज होती है, फॉर्मेशन होती है, साइक्लोजेनेसिस रहती है, और फाइनली फिर आपका लैंडफॉल होता है, मतलब जब वो डिसिपेट खत्म होने वाली होती है, लैंड को टच करती है। तो ये कहाँ पे आया है आपका, सो द करेक्ट आंसर इज डी, चाइना में इसने लैंडफॉल किया है। कौन से शहर में, चलिए देखते हैं। सो टाइफून बेबिंका द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट शंघाई सिंस 1949। इस सीजन में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आपके आते हैं पूरे बे ऑफ बंगाल और
सम पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन में। तो ये देख रहे हो, इसका जो ओरिजिन था ये आपका ऐसे स्टार्ट होते होते ये गया और फाइनली ये शंघाई पे यहाँ पे इसने हिट किया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे ये साइक्लोन रुक गया, इसका इम्पैक्ट देख रहे हो आगे तक गया है, राइट। इस वजह से जब भी आप अपने इंडिया में भी देखोगे कभी बे ऑफ बंगाल से वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा में जब साइक्लोन स्ट्रक करता है उसका जो इम्पैक्ट होता है इवन एमपी तक आता है। ठीक है, तो ये चीज था। तो लैंडफॉल यहाँ पे किया है, तो टाइफून बेबिंका साउथ आपका शंघाई पे लैंडफॉल हुआ है, राइट। और ये याद रखिएगा बस, नाम इसका बेबिंका है और कहाँ पे लैंडफॉल किया है, चाइना में। चलो, इस भी साइक्लोन की काफ़ी न्यूज़ आएंगी आपको, एक और आगे है वो भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू जॉइन द एलसीए तेजस फाइटर फ्लीट। तो आपको पता है हमारे यहाँ से 3 फाइटर पायलट बनी थी, अभी उनके बारे में देखेंगे। तो एलसीए तेजस में कौन इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर है सी, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। तो ये एलसीए तेजस के लिए इनको ये अब ज्वाइन करेंगे एज अ फाइटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मोहना सिंह को हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन एलसीए तेजस फाइटर फ्लीट। ठीक है, और ये जो एयरक्राफ्ट है इट ऑपरेट्स इंडियाज एलसीए तेजस, राइट। तो ये इसको ऑपरेट करेंगी और इन्होंने जो ग्रुप ज्वाइन किया है 18 फ्लाइंग बुलेट्स, तो ये याद रखिएगा आप। और इन्होंने अभी रिसेंटली जोधपुर में एक्सरसाइज हुई थी तरंग शक्ति, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो 3 फीमेल फाइटर पायलट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, मोहना सिंह, शी इज अवनी चतुर्वेदी एंड भावना कंठ। ये 3 फाइटर पायलट्स की जो हमारे देश से पहली जो फाइटर पायलट्स बनी थी यही 3 थी। तो फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स अलॉन्ग विथ स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ एंड स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। और ये जो अवनी और भावना कंठ है ये आपकी सुखोई है ना, सुखोई MKI है, सुखोई 30 ये फ्लाई करती हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और इन तीनों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ है, स्पेशली फॉर वुमेन, है ना। जो भी गर्ल्स आप लोग तैयारी कर रही हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप ही की जैसे ये सब एक स्टूडेंट हुआ करती थी और उन्होंने मेहनत करके आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए और ये फाइटर पायलट बने। तो ये देखो, ये चीज़ दर्शाता है कि कैसे आप लोग, दीज गाइज गर्ल्स आर वेरी वेरी फ्रॉम बिलोंग्स फ्रॉम सिंपल बैकग्राउंड, है ना। बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली और इससे नहीं है, आप जैसे ही नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने मेहनत की और इन्होंने अपना सपना पूरा किया। तो दीज गाइज, दीज गर्ल्स हैव गिवन कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, नॉर्मल लोग भी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, राइट। और ये आप लोग के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है। अब इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता, है ना। बहुत बच्चे तैयारी के दौरान भागते रहते हैं कि हमको डेली मोटिवेशन मिल जाए, हम कोटेशंस पढ़ लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वो 5 मिनट का मोटिवेशन रहता है। अगर आपका पर्पस, आपको पता है ना कि मैं ये की चीज़ क्यों चालू कर रहा हूँ या मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ उस तैयारी को, वो पर्पस बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में इनग्रेन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो फेम हो सकता है, चाहे वो मनी हो सकता है, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए कि मैं इस पर्पस की वजह से कर रही हूँ, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत ही नोबल वो मोटिव जो होना चाहिए नोबल होना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि भाई मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। हमेशा जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो पहले वो अपने लिए करते हो, है ना, कि मैं एक जगह ठीक किसी पोजीशन में आ जाऊँ तभी तो मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊंगा, है ना। तो ये दिमाग में क्लियर रखना, पहले किसी एक ऐसी पोजीशन में पहुंचो जहां से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जब तक आप उस पोजीशन में नहीं पहुंचोगे, लोगों की फिर हेल्प करना चाहोगे ना, वो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने एक जगह सुना था, है ना, कि पहले रिच बन जाओ देन आप अपनी फिलॉसफी बताओ तो लोग समझेंगे। तब तक जब तक वो पोजीशन आप नहीं हासिल कर पाते उससे पहले आप चीज़ें को बताओगे ना, नहीं कोई सुनेगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये तीनों जो लड़कियां हैं ये सभी के लिए एक ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा मेंटर, एक बहुत अच्छे मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में ये काम करती हैं और आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए और मेहनत के साथ अपनी चीज़ों को कवर करो। सिंपल सा फंडा रखा जाए, ये अचीव करना है, इन चीज़ों को पढ़ के ये अचीव होगा, अब उसके पीछे अपनी जान लगा दो। बहुत ज़्यादा भटकना, यहाँ से ये कर ले, यहाँ से ये कर ले, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और रिवाइज, है ना, रीड रिवाइज रीड रिवाइज, और इसको रिपीट करते चलो। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु आर द इंडियन नेवी ऑफिसर लीडिंग द नाविका सागर परिक्रमा टू
एक्सपेडिशन, देखो अगेन वुमेन क्रू है जो पूरे अर्थ के मतलब पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करेगा, है ना, मतलब पूरे ग्लोब को वो जो पूरा रास्ता है वो तय करेगा शिप के थ्रू। तो कौन है ये दो? तो अगेन नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट सीडीआर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट सीडीआर डिल्ना के। तो ये दो हैं, यहाँ पे आप देखो, है ना। तो ये सागर परिक्रमा 2 को स्टार्ट करेंगी, पूरा लीड करेंगी, राइट। और इसका पर्पस क्या है? एक्सपेडिशन ऑफ सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब, चक्कर लगाना पूरा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, दे आर ऑल्सो बीइंग ट्रेन्ड अंडर द मेंटरशिप ऑफ एस सर्कम नेविगेटर। तो इनके अकेले तो ये नहीं किया, कहीं से किसी ना किसी से सीखी होंगी ना, जैसे हम लोग आपको सिखा रहे हैं वैसे ये लोग भी तो सीखी होंगी कैसे इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो इनके जो मेंटर थे वो थे गोल्डन ग्लोब रेस हीरो सीडीआर अभिलाष टॉमी, है ना, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, देन KCNM। तो इनको ये टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। तो अभिलाष टॉमी ने इनको ट्रेन किया है और उनकी ट्रेनिंग में इनसे मेंटरशिप लेके देन दीज गर्ल्स आर सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब। तो आपको ये याद रखना है, नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, इन विच सिटी इज द वर्ल्ड फेमस पितृपक्ष मेला हेल्ड। सो आपको ये सबको पता है ये कहाँ पे होता है, जो भी लोग ईस्टर्न यूपी और बिहार से हैं, गया में ये मेला होता है, ऑलराइट। तो ये बेसिकली बिहार में ये वर्ल्ड फेमस मेला मनाया जाता है, और कौन सी जगह पे? गया सिटी में मनाया जाता है। ये 15 दिन का होता है, और किस लिए मनाया जाता है? ट्रिब्यूटिंग वंस एंसेस्टर्स, तो जो पूर्वज हैं, है ना, उनको खुश रखने, उनकी आत्मा को शांति और सुख मिले, उसके लिए ये चीज़ किया जाता है। उसमें बहुत सारी पूजा होती है, दान दक्षिणा सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये कहाँ पे किया जाता है? विष्णुपद टेम्पल है एंड बैंक्स ऑफ फल्गु रिवर, राइट। सो देखो मैंने आपको क्या बताया, इंडियन रिवर्स जो है ना, रिचुअल्स और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी पूजा पाठ नदी के किनारे ही आपको मिलेगी, चाहे देखो गणेश चतुर्थी हो, है ना, गणेश विसर्जन हो, राइट, छठ पूजा हो, या जो अदर फेस्टिवल्स हैं जैसे आपके कुंभ मेला हो गया, तो नदी का सिग्निफिकेंस बहुत है। यहाँ पे ये फल्गु रिवर के तट पे मनाया जाता है, ठीक है। चलो, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू क्लिंच द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो किसको हराया इंडिया ने? आवर मेन राइवल चाइना, ठीक है। सो न्यूज़ देख लेते हैं। तो इंडिया क्लिंच 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल। तो इंडियन हॉकी टीम ने, अभी देखो हमको पता है कि पेरिस में भी हमने ब्रॉन्ज जीता, और अब एशियन चैंपियनशिप में भी हमने चाइना को हरा दिया है, ऑलराइट। तो चाइना ही इसको होस्ट कर रहा था इस चैंपियनशिप को, ऑलराइट। और इंडिया ने 5th रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग द 5th टाइटल में 5वीं बार इसको जीता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और पिछली बार इंडिया ने कब जीता था? 2011 में, 2016, 2018 एंड 2021 एंड देन 2024 में, ठीक है। 2018 में पाकिस्तान के साथ जॉइंट ट्रॉफी थी, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वन द अजरबैजान ग्रांड प्री इन 2024? सो किसने जीता है अजरबैजान ग्रांड प्री? करेक्ट आंसर इज ऑस्कर पियास्ट्री, है ना। तो ये हैं आपके ऑस्कर पियास्ट्री, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। उन्होंने अजरबैजान ग्रांड प्री जीता है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी दी हुई है, अभी रिसेंट जो ग्रांड प्री हुए हैं, कौन कौन जीता था उसके। तो देखो, स्पेन की जो ग्रांड प्री थी 23 जून को ही थी, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती थी। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जॉर्ज रसल ने। ब्रिटेन ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन। हंगरी ऑस्कर पियास्ट्री, देखो यहाँ भी ये जीत चुके हैं, है ना। देन बेल्जियम ग्रांड प्री लुइस हैमिल्टन। नेदरलैंड की जो हुई थी वो लैंडो नॉरिस थे। इटालियन ग्रांड प्री चार्ल्स लेक्रेक एंड अजरबैजान तो ऑस्कर पियास्ट्री। तो यहाँ 2-3 नाम याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन का तो जरूर याद रखिएगा, है ना, एंड ऑस्कर पियास्ट्री, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला 1 ग्रैंड प्री होती है ना, वो जो कार वाली रेसिंग होती है उसमें। तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV कंपेयर टू इसरोज लॉन्च व्हीकल मार्क 3? तो ये बेसिकली 2 लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा जाता है ना। तो NGLV करके एक नया आया है। तो ये कैसे डिफरेंट है? तो इट हैज 3 times द पेलोड कैपेबिलिटी, मतलब 3 गुना ज़्यादा ये पेलोड उठा सकती है NGLV, राइट। और ये पार्शियल रीयूजेबल भी होती है, दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 बाई दिसंबर 2028। ऑलराइट, और इसमें ना NGLV का यूज किया जाएगा, जो कि मार्क 3 से कैसे बेहतर है, क्यों, बिकॉज ये 3 गुना ज्यादा पेलोड कैरी कर सकती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने 96 मंथ 8 साल का टारगेट रखा है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट फेज। ऑलराइट, तो ये पूरा पर्पस क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, इंडियन स्पेस स्टेशन को पूरा बनाना, और अगेन डेवलपिंग कैपेबिलिटी फॉर इंडियाज क्रू मिशन और मून लैंडिंग, जो हमने पिछले न्यूज़ में देखा वही चीज़ है यहाँ पे। उसके लिए NGLV बनाया जा रहा है जिसके थ्रू ये लॉन्च होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पार्शियल रीयूजेबल भी होती है, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, कुछ चीज़ है ना। चलो, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टू सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट, इसे शॉर्ट में डाइव बोला जाता है। तो किसके साथ LIC ने पार्टनरशिप किया है, तो ये किया है आपका इन्फोसिस के साथ। सो LIC प्लस इन्फोसिस इक्वल टू डाइव है ना, LIC प्लस इन्फोसिस इक्वल्स टू डाइव, याद रखिएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ना। अब जब से आप लोग ऐप वगैरह खोलते हैं LIC का ना, तो सब चीज़ें बदली जाएंगी। ये आपका इन्फोसिस विल इनेबल द क्रिएशन ऑफ कटिंग एज नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जो भी परचेज हो सकता है LIC की पॉलिसीज है ना, वो सब आप जो भी टेक्निकल इंटरफेस मिलेगा वो आपका इन्फोसिस करेगा। ठीक है, बस इसमें यही चीज़ याद रखना है, ज़्यादा इसमें बहुत डिटेल में नहीं देखना है आपको। चलो नेक्स्ट वी हैव consider the following statements. India's water week was first conceptualized and organized in 2012. The Ministry of Jal Shakti organizes India's water week. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। 2012 में स्टार्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उस टाइम हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स नाम था, जल शक्ति अभी बना है। So 8th India Water Week 2024 will start from 17th September in New Delhi। तो 17 से ये स्टार्ट होने वाला है। ये 2012 में इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का उस टाइम नाम अलग था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स था, है ना। इस बार का जो थीम है वो है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये इस हफ्ते का सबसे हॉट टॉपिक था, है ना। थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या बोला गया, द साइमल्टेनियस पोल वुड बी हेल्ड इन 2 phases, द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन 100 days ऑफ लोकसभा इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन। सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना। अब थोड़ा समझ लेते हैं आपका वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट। देखो अभी प्रेजेंटली क्या होता है, हर स्टेट की जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा इलेक्शन, जिसमें क्या होता है चीफ मिनिस्टर्स को चुना जाता है हर स्टेट के। दूसरा होता है लोकसभा इलेक्शन, जिसमें हम देश के प्रधानमंत्री को चूज करते हैं। ठीक है, जब देश की वाली बात आती है फिर हमारे क्या होती है, जनरली क्या होता है, कांग्रेस में राहुल गांधी लीड करते हैं, बीजेपी से नरेंद्र मोदी जी लीड करते हैं ना। तो इन दो पर्सनालिटी की लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसमें। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में भी ऐसे ही होता है, बट स्टेट में हर स्टेट में अलग अलग पार्टीज, हर जगह कांग्रेस बीजेपी ही नहीं है। ठीक है, जैसे तेलुगु देशम पार्टी हो गई, या ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में हो गई, या अखिलेश यादव की आपकी यूपी में हो गई, तो वहाँ पे रीजनल पार्टीज भी आ जाती हैं। तो बोला जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, जितने भी स्टेट इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन है जिसमें हम चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, और जो लोकसभा इलेक्शन है जिसमें हम पीएम को चूज करते हैं, वो साथ में हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है केवल यही 2 इलेक्शन तो होते नहीं है, हमारे यहाँ म्यूनसिपालिटी इलेक्शन भी होते हैं, पंचायत इलेक्शन भी होते हैं, लोकल बॉडीज जिसे बोलते हैं उनके भी इलेक्शन होते हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई लोकसभा और विधानसभा को साथ में कराया जाए, और इनके 100 दिन बाद हम आपकी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उनको 100 दिन के अंदर उनको भी खत्म कर दें। इससे फायदा क्या होगा, दिन, क्योंकि आज के टाइम में साल भर इलेक्शंस होते रहते हैं। इस महीने इस स्टेट का इलेक्शन है, इस महीने इस स्टेट का इलेक्शन, तो साल भर इलेक्शन ड्यूटी से क्या होता है, जो हमारी आपको पता होगा एक आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है, जिसमें क्या होती है जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, है ना, उसका इंप्लीमेंटेशन और ये चीज़ें काफ़ी ठप हो जाता है, क्योंकि सारे अफसर्स क्या होते हैं इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं। अब भाई इस महीने अगर हरियाणा में इलेक्शन है तो सारे अफसर और जो भी लोग हैं वो आपके इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं, टीचर्स हो गए, सब लोग हो गए, तो उनकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, तो नॉर्मल काम कौन करेगा, तो वहाँ पे आपकी इंप्लीमेंटेशन जो होती है स्कीम्स की वो ठप हो जाती है। तो ऐसे ही साल भर हर स्टेट में कुछ ना कुछ होता है जिससे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं सफर करती हैं। गवर्नमेंट का सोचना ऐसा है।
हर चीज के प्रोस कॉन्स होते हैं। कौन से हो जाएगा कि भाई अगर दोनों इस इलेक्शन को साथ में कर दोगे तो जो रीजनल लेवल पे बात होती है, भाई एमपी के अलग प्रॉब्लम्स हैं, केरला की अलग प्रॉब्लम्स है, उसको उनके जो यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उस स्टेट के, वो छुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्शन हो जाएंगे साथ में, तो भाई ध्यान क्या होगा बड़े इलेक्शन पे कि पीएम कौन बनेगा, तो वहां पे फिर आ जाएगा कि बीजेपी को वोट करो या कांग्रेस को वोट करो। तो जो लोकल लेवल पे जो उनके इश्यूज हैं ना वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा रीजनल पार्टीज को। क्योंकि जब बड़े लेवल का चुनाव हो रहा है, दोनों को साथ में रख रहे हैं, तो पूरी जनता का जो माइंडसेट हो जाता है ना वो नेशनल लेवल पे चले जाता है। ये एक मतलब ये ऐसा हो सकता है, एक मतलब पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा चीजें हो सकती हैं। वी आर नॉट श्योर कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोज एंड कॉन्स थे कुछ, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेसिकली कमेटी बनाई गई थी 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को समझने के लिए कि कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। और इसके चेयरमैन कौन थे? ये हेड कर रहे थे हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, इस कमेटी का पर्पस क्या था? टू एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन, और इसको लागू करने के लिए क्या क्या अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन अगर करवाना है उसमें चेंजेस करवाना है तो संविधान में भी चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस क्या हो सकते हैं संविधान में? देन हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं ना उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए, स्टैट्यूटरी लॉज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 लॉ हैं यही पूरा इलेक्शन प्रोसेस गवर्न करते हैं। ठीक है, और जो अदर रिलेटेड लॉज में क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं, इस कमिटी का टास्क ये था कि इसके बारे में पूरा डिटेल बनाओ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मार्च 2024 में, लोकसभा इलेक्शन के जस्ट पहले। ठीक है, और इन्होंने बोला कि कराया जा सकता है। तो देखो अब क्या है इसमें। तो इन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा संविधान में, एक नया आर्टिकल 82A लाना पड़ेगा, जो कि लोकसभा और विधानसभा, मतलब जो आपकी लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं उनको साथ में कराने के लिए। ठीक है, देन आपका आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट के जो ड्यूरेशन होता है ना, कितने साल के लिए पार्लियामेंट, जब भाई लोकसभा चुन के आती है तो 5 साल के लिए आती है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है आर्टिकल 82। वैसे ही स्टेट्स में जो विधानसभा है वो कितनी देर चलेगी, वो आर्टिकल 172 आपका सारी चीजें उसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, इन दोनों में भी चेंजेस करना पड़ेगा। देन 82A नया जो आर्टिकल लाया जाएगा इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो इसमें मेंशन है, आफ्टर द अपॉइंटेड डेट ऑल स्टेट असेंबली विल एंड देयर टर्म विद द लोकसभा फुल टर्म। ठीक है, तो जैसे लेट्स से आज 2024 में लोकसभा और स्टेट असेंबली की इलेक्शन साथ में हुए, तो भाई ये 5 साल चलेंगे, है ना, 5 ईयर्स चलने चाहिए। और 2029 में ये सभी स्टेट्स में और लोकसभा इलेक्शन एक साथ फिर नए होंगे, मतलब 28 स्टेट्स जो हमारे हैं और जो नेशनल लेवल में हमारे लोकसभा चुनाव साथ, उस इलेक्शन साथ में होंगे। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो इलेक्शन को 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस किए जाएंगे, और फेज 2 में लोकल बॉडी के इलेक्शन किए जाएंगे विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शन। मतलब फेज 1 के इलेक्शन के 100 डेज के अंदर ये दूसरा इलेक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बात भाई कि हंग हाउस, ये भी तो हो सकता है कई बार सरकार बीच में गिर जाती है ना, दूसरा खरीदेबाजी करके कुछ ना कुछ होके सरकार गिरा दी जाती है। हमने कई बार देखा भी, ऐसे एमपी में हुआ था कुछ टाइम पहले, है ना, झारखंड में हुआ था। तो ये सब चीजें होती रहती, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस इनका कमेटी का कहना है कि फ्रेश सिलेक्शन किए जाएंगे फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म। मतलब लेट्स से आज के 2024 में लेट्स से एक एक्स स्टेट है ना, वहां सरकार बनी, वो सरकार 1 साल चली, फिर वो सरकार गिर गई। अब दूसरी जो सरकार आएगी, नए इलेक्शन होंगे, और रिमाइंडर जो 4 साल हैं उसके लिए ये बनेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिए कि रिमाइंडर टाइम के लिए बस वो सरकार बनेगी। फिर जैसे ही वो पूरा ओवरऑल 5 ईयर्स कंप्लीट आएंगे तो लोकसभा के साथ फिर नया वापस इलेक्शन होगा। तो ये कहा गया है। इसमें सभी स्टेट्स की मंजूरी या रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जो एक 22वीं लॉ कमीशन थी जिसको हेड किया था जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने, इन्होंने भी सजेस्ट किया था कि 2029 से साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। तो अब ये होगा साथ में। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आई बिलीव यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई क्या है। ठीक है, चलो
इन विच कंट्री इज द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ककड़ू बिंग हेल्ड? तो कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑलराइट, सो अभ्यास काकड़ू ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज द ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट वॉरफेयर एक्सरसाइज, रिमेंबर। तो इंडियन नेवी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, राइट, और 30 और देश साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7 सितंबर से 20 सितंबर एक्सरसाइज होगी। इस बार का जो थीम है एक्सरसाइज का वो है रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। अब देखो, हम इतनी सारी थीम्स ना याद नहीं कर सकते, ना याद रहने वाली है आपको। हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के थीम याद करो, जैसे वर्ल्ड वाटर वीक हो गया, जो आपके डे टू डे चीजों से है ना। पानी डे टू डे के लिए जरूरत है, ये एक्सरसाइज हमारे लिए उतनी जरूरत नहीं जितना पानी हो गया। एनवायरमेंट रिलेटेड यूएन की कोई थीम है, इन पे ज्यादा फोकस करें। अगर आप नहीं भी याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव द 2024-25 ईरानी कप ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मुंबई हैज बीन शिफ्टेड टू विच सिटी? तो मुंबई में ईरानी कप होने वाला था, इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो कहाँ कर दिया गया है? ये कर दिया गया आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच मुंबई में होने वाला था, बट इसको लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये किसके किसके बीच खेला जाएगा? ये करंट रणजी ट्रॉफी विनर्स मुंबई एंड रेस्ट ऑफ इंडिया साइड, जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे, इन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा। और कहाँ पे होगा? लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ। तो यहाँ पे ये ईरानी ट्रॉफी होगी। ऑलराइट, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री एट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2024? तो कौन सा देश है? सो करेक्ट आंसर इज जापान। तो जापान एज अ पार्टनर कंट्री है वर्ल्ड फूड इंडिया समिट में। तो ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इवेंट को होस्ट कर रही हैं दिल्ली में भारत मंडपम में। 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच ये होगा, और लगभग 90 से ज़्यादा देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जापान हमारी पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट कर रही है। वियतनाम और ईरान फोकस कंट्री वाली कैटेगरीज में होंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया, जो बन हुआ था वर्ल्ड फूड इंडिया पहली बार जो है ना, वो 2017 में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अलग अलग देशों से क्या क्या जो उनकी स्पेशलिटी है ना, इस टाइप का वो आपका पूरा एग्जीबिशन के तौर पे दिखाया जाएगा। अच्छा है, जो लोग दिल्ली में ज़रूर विजिट कर रहे हैं, है ना। खाने पीने को भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यूनिक चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी आपको। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड क्लीन अप डे। जैसे मैंने आपको बताया, हमने स्टार्टिंग में देखा था वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाता है। तो यूएनजीए प्रोक्लेम्ड, यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने प्रोक्लेम किया था 20 सितंबर एज द वर्ल्ड क्लीन अप डे इन 2023। यूएनईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे। आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, वहां पे यूएनजीए की बात कर रहे हैं, यहाँ यूएनईपी की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है द इनॉग्रल वर्ल्ड क्लीन अप डे विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2024। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका सी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड आपका गलत है। यूएनईपी का रोल नहीं है यहाँ पे। तो वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर, जैसे मैंने बात की ओशन पोल्यूशन, है ना। और जो आर्कटिक सिटीज मतलब आर्कटिक ओशन को टच करने वाली, जैसे आपके नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, है ना, सब पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो यूएनजीए ने 2023 में वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाने की बात कही, है ना। और इस बार का जो होगा वो फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा 2024 में, राइट। और यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट एंड हैबिटेट, है ना, यूएन हैबिटेट जो उसे बोला जाता है, ये फैसिलिटेट करता है ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे। यूएनईपी नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है तैयाब इकराम इज सेट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर अ सेकंड टर्म एज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो तैयाब खान किसके हेड बनने वाले हैं, किसी स्पोर्ट्स काउंसिल के? सो करेक्ट आंसर इज हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये अनअपोज्ड हेड बनने वाले हैं फॉर द सेकेंड टाइम। तो ही इज द पर्सन, है ना। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनने वाले, इनका नाम है तैयाब इकराम, ये याद रखिएगा, ठीक है। और on November 2022, 5th November 2022, he was elected as the 13th president of the Federation FIH, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। चलिए, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स है ये सब आप एक साथ लिस्टिंग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पीएम आशा स्कीम? तो कौन सा इसमें नहीं है? ये आपका है
प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, ये पीएम आशा स्कीम का पार्ट नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। तो न्यूज क्या थी, कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम फॉर फार्मर सपोर्ट। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता है एमएसपी होता है ना, तो उसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता कौन है, अन्नदाता इज व्हाट, हु, फार्मर्स को बोलते हैं ना, आय संरक्षण, उनका इनकम सपोर्ट है ना, उनके इनकम को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अभियान मतलब स्कीम। तो ये स्कीम है टू प्रोवाइड बेटर प्राइजेस टू फार्मर्स एंड कंट्रोल प्राइस वोलेटिलिटी फॉर कंज्यूमर्स। जैसे कई बार जो भाई किसान है उसे प्याज अच्छे हो गए है ना, तो उसको सही प्राइस उसका मिल जाए, बीच में मिडिल मैन आके उसको ले लेते हैं, उसको कम प्राइस देते हैं, फिर वो होर्ड करने लगते हैं उस चीज़ को, आर्टिफिशियल होर्डिंग, जिससे प्राइस, प्याज की प्राइस बढ़ जाती है, फिर हम जैसे कंज्यूमर्स को दिक्कत होती है कि 100 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ये पीएम आशा स्कीम को बनाया गया है। 35,000 करोड़ का इसका फाइनेंशियल आउटले है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और स्कीम का कन्वर्जेंस, ये स्कीम कंबाइंस प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये इसके दो सब पार्ट है, ऑलराइट है ना, याद रखिएगा। और इसमें ये 4 की कंपोनेंट्स हैं, ऑलराइट। यहाँ पे आई बिलीव ये नहीं होगा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, यहाँ पे हमने जैसे देखा था प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, ये आशा स्कीम का पार्ट नहीं है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, ये आपका नहीं है। देन फार्मर्स पेमेंट क्या होगा, फार्मर रिसीव द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड एक्चुअल सेल प्राइस अप टू 25% ऑफ एमएसपी वैल्यू। तो बेसिकली एमएसपी का 25% तक का जो वैल्यू है इनको इसमें मिल जाएगा, राइट। जो एक्चुअल प्राइस है और जो एमएसपी है, अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो आपका ये स्कीम पूरा कर देगी। तो बस इसका भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा, पीएम आशा है ना, फार्मर इनकम सपोर्ट लिख लेना यहाँ पे, इनकम सपोर्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन से की कंपोनेंट्स हैं, ये 1 2 3 जो हमने देखा, ये आप देख लीजिएगा, राइट। और कितना है उसका फाइनेंशियल आउटले, ये नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 35,000, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पक्का हाउस बनाया जाएगा विथ टैप वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, आयुष्मान भारत कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा सभी हाउस होल्ड को, शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड यहाँ पे याद रखिएगा, एंश्योर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, तो ओवरऑल रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें यहाँ पे की जा रही हैं। तो ये बेसिकली है, गवर्नमेंट ने नोट दे दिया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को। पर्पस क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उन कम्युनिटीज को बढ़ाना, उनको डेवलपमेंट करना। लगभग 80,000 करोड़ का इसका आउटले है ना। और इट विल कवर ऑल ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस अक्रॉस 30 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, बेनिफिटिंग मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। और ये बजट स्पीच 2024 में भी इसकी बात की गई थी। इसमें क्या क्या चीजें देख लेते हैं। तो ट्राइबल मेजोरिटी जो भी विलेजेस हैं, है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको पूरा कवर करना, ठीक है। लगभग 63,000 विलेजेस इससे बेनिफिट होंगे और 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन को इससे बेनिफिट होगी। इसका टोटल आउटले हमने देख लिया, लगभग 80,000 करोड़ है ना। और इसमें देखो 4 गोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन। तो देखो क्या क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मतलब पैसा, है ना, पढ़ाई हो गया आपका, और चौथा आपका हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, इकोनॉमी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी जो रोड्स हो गई, पाइप वाटर सप्लाई हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। जनजाति से नाम से क्लियर होना चाहिए, जनजाति मतलब ट्राइब्स, तो उनकी डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल फॉलोइंग द टेन्योर ऑफ दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी के बाद कौन बने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, करेक्ट आंसर इज ए, अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया है एसएसबी का नया डीजी। सो ही इज द पर्सन, है ना। तो दलजीत सिंह चौधरी के बाद इनको बनाया गया है आपका अमृत मोहन प्रसाद को नेक्स्ट डीजी। तो देखो हमारे यहाँ कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 6,
कौन कौन सी? सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजीस, है ना, जो प्रेसिडेंट वगैरह के साथ रहते हैं। सीआईएसएफ आपकी जो भी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी रहती है, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गया, म्यूजियम्स हो गया, मेजर इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पे रहती है। बीएसएफ आपका जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, ठीक। और असम राइफल्स नाम से ही क्लियर है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, है ना, तो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर, ठीक है। अब एसएसबी देखो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1963 में स्टैब्लिश हो गई थी। इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से ये स्टैब्लिश हो गई थी। और ये कब की गई थी? 1962 में, जो इंडिया चाइना वॉर था उसके बाद ये स्टैब्लिश की गई। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आई 2001 में, ऑलराइट। और 2001 में आप डिक्लेयर किया गया एसएसबी को एज द लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर इंडो नेपाल बॉर्डर। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी तैनात है। और इसको लेटर 2004 में इंडो भूटान बॉर्डर का भी जिम्मा दे दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये और इंडो भूटान बॉर्डर, है ना। तो यहाँ पे आपकी सशस्त्र सीमा बल है। यहाँ पे आपकी आ जाती है बीएसएफ, ऑलराइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे असम राइफल्स रहती हैं, ठीक है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये आप ध्यान रख सकते हैं। जो भी बच्चे सीएपीएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। Who are the authors of the book Sri Ram in Tamilagam An Inseparable Bond? इसका करेक्ट आंसर कौन है? इस किताब के ऑथर कौन है? डीके हरी एंड डीके हेमा हरी। तो डीके हरी से याद हो जाएगा, सेम ही नाम है ऑलमोस्ट, है ना। तो इन्होंने ये बुक लॉन्च की है, इसके ऑथर ये हैं। और किस बुक को लॉन्च किसने किया है? तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने। ऑलराइट, बुक का नाम है श्री राम इन तमिलग्राम एंड इनसेपरेबल बॉन्ड। तो बेसिकली रामायण के ऊपर ये किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट वाज द दूरदर्शन स्टैब्लिश्ड? हम सबका फेवरेट चैनल दूरदर्शन कब स्टैब्लिश हुआ था? बी, 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था तब ये स्टैब्लिश हो गया था। तो स्माइलिंग फेसेस फुल ऑफ जॉय, 65 ग्लोरियस ईयर ऑफ दूरदर्शन। तो दिल से डीडीएट 60, तो 65 साल हो चुके हैं दूरदर्शन को। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। 15 सितंबर 1959 को इस्टेब्लिश की गई थी। उस टाइम प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसका जो इनिशियल स्टेटस था, इट वाज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो यूनिट अंटिल 1975। ये ऑल इंडिया रेडियो का ही पार्ट था दूरदर्शन। देन इसको ट्रांसफॉर्म किया गया एक सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन 1 अप्रैल 1976। ये एक ऑटोनोमस एंटिटी है अंडर प्रसार भारती, और एक ये पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर। सो गवर्नमेंट के जो भी रिलेटेड न्यूज़ हैं, है ना, वो सब ये ब्रॉडकास्ट करता है। दिस इज द लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एंटिटी है ये, ऑलराइट। और 35 सैटेलाइट चैनल तो ये ऑपरेट करती है, आपको ध्यान रखना है। और ये डीटीएच सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया दूरदर्शन की बात। तो आपको कैसे नोट बनाना है? डीडी स्टैब्लिश कब हुआ था? 1959, राजेंद्र प्रसाद, है ना, इनॉग्रेट किए थे। और ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी कब बनी है? ये ऑटोनोमस बॉडी 1976 में, है ना। उससे पहले बिफोर 1976 पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऐसे आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country has been declared the first in the world to eliminate leprosy by World Health Organization? So कौन सा देश है जिसने लेप्रेसी को एलिमिनेट कर दिया है? तो लेप्रेसी फ्री इज जॉर्डन, है ना। जब हम वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तब आपको यहाँ पे जॉर्डन आता है। पहले देख लो उसकी लोकेशन। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो जॉर्डन है ना। इसके बगल में इजराइल है ये पूरा, राइट। और इसके इधर साइड सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो WHO ने जॉर्डन को डिक्लेयर किया एज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। WHO के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम। बहुत डिफिकल्ट नाम है, डॉक्टर टेड्रोस, याद रखना आप, है ना। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम, ठीक है। अब थोड़े की फैक्ट्स देख लो यहाँ पे। तो ये आपका है जॉर्डन, है ना। इसके बॉर्डर कौन कौन करता है? इजराइल करता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वेस्ट बैंक है, सीरिया, ऑलराइट। देन इराक करता है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे इसको बॉर्डर करता है। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, ये याद रखिएगा। इसकी कैपिटल है अमान और यहाँ की करेंसी है जॉर्डनियन दिनार। ये इसका
फ्लैग है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलो, इन विच हिंदू मंथ इज द फेस्टिवल ऑफ कर्मा सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली ही दिया है, भद्रपद में ये होता है। ठीक है, चलो, तो ये देखो कर्मा है ना, सो नेचर फेस्टिवल करम या कर्मा भी बोलते हैं इसको, स्टार्ट्स विद ग्रेट पॉम्प इन झारखंड। तो झारखंड में स्टार्ट हुआ है, इसको कर्मा भी बोला जाता है। और ये कब मनाया जाता है? इट इज हेल्ड ऑन द 11th डे ऑफ फुल मून। फुल मून या मतलब पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है। और हिंदू मंथ जो होता है भद्रपद, ये इस दिन मनाया जाता है। पर देखो कब होता है ये सब चीज, तो इसमें जो ट्राइबल्स होते हैं ना, वो करम ट्री को वर्शिप करते हैं और मदर नेचर को अगेन वर्शिप करते हैं भैया कि इतना अच्छा आपने हार्वेस्ट हमको दिया है खरीफ सीजन में। ठीक है, तो खरीफ में क्या उगता है? वीट। ऑलराइट, तो बेसिकली जो भी अच्छा आपका अनाज उगा है उसके लिए नेचर को वर्शिप करते हैं, कर्मा देवी को वर्शिप करते हैं। ठीक है, इस दिस फेस्टिवल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। तो भाई बहन के आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए एक तरह से उनका राखी भी ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो द फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज कर्मा एज इट इंस्पायर पीपल टू गुड डीड्स इन लाइफ। कर्मा क्या होता है? आपके कर्म, जो आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, है ना। तो बोला जाता है अच्छे कर्म करिए, अच्छा चीज़ मिलेगा आपको। अच्छे से पढ़ते जाइए, ईमानदारी से पढ़ते जाइए, एग्जाम का रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट है, इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज द रेयर डंग बीटल स्पीशीज, इसका नाम है ओंटाइटिस बोर्डाटी आइडेंटिफाइड, है ना। तो ये कहाँ पे पाया गया है? ये पाया गया आपका नोंगथाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब देखो, जब हम कोई क्वेश्चन आपको देते हैं ना कि भाई यहाँ पे इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के नाम है, तो हमने आंसर तो बता दिया, ठीक है, इसके बारे में बताया, बट बाकी जो ऑप्शन है इसको तैयार कर लो। जैसे काजीरंगा कहाँ पे? असम में, है ना। कौन सी स्पीशीज के लिए फेमस है? पेरियार कहाँ पे? केरला में। गिर कहाँ है? गुजरात में। कौन सी स्पीशी यहाँ पाई जाती है, उसका IUCN स्टेटस क्या है? ठीक है, तो ये ऐसे आप नोट कर सकते हो। तो ये है आपकी वो बीटल स्पीशी जो ये जो डंग में पाई जाती है, जिसका नाम है ओंटाइटिस बोर्डाटी, जो कि नोंगथाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई है ना। ये मेघालय का रीभोई करके एक जिला है जिसमें ये सिचुएटेड है, और ये पहली बार इंडिया में डॉक्यूमेंट की गई है। प्रीवियसली ये वियतनाम और थाईलैंड में ही ये डंग बीटल स्पीशी मिली थी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ये देखो, ये मेघालय का मैप है। यहाँ पे अगर आप देखो असम बॉर्डर के पास, ये है आपका नोंगथाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये रिभोई डिस्ट्रिक्ट है मेघालय, वहाँ पे पाई जाती है। ऑलराइट, और ये पार्ट है आपका आर्केयन मेघालय प्लेट्यू। तो मेघालय प्लेट्यू देखो, आप सबको पता होना चाहिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, है ना। तो यहाँ पे आपका मेघालय है और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पहले ये इसी का ही पार्ट था, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट था, बट यहाँ पे एक फॉल्ट की वजह से, है ना, फॉल्ट की वजह से ये वहाँ से सेपरेट हो गया। लेकिन उसका जो रॉक स्ट्रक्चर है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, वो सेम पेनिनसुलर प्लेट्यू जैसा ही है, मेघालयन प्लेट्यू का। ठीक है, जो अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में कौन से हैं? नारपू, सीजू और भागमारा पिचर प्लांट। तो ये कुछ अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेघालय में बहुत फेमस लेक है, उसका नाम क्या है? लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मेघालय। आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताइए। विच कंट्री रीजन्स वर अफेक्टेड बाई टाइफून उल्लासन? तो कहाँ पे ऐसे, अभी हमने कहा बहुत सारे टाइफून्स आ रहे हैं, स्टॉर्म आ रहे हैं ना। तो ये टाइफून आपका पुलासम था चाइना में। तो बेबिंका हमने देखा, अब ये भी वहाँ पे चाइना में आया था। ऑलराइट, तो ये देखो अगेन इस आपके चाइना के इस वाले पार्ट में पूरा ये डिप्रेशन बना, और ये इसका ये आया इस डायरेक्शन में था, और इसका बता रहे हैं आगे ये ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो चाइनीज मेगा सिटी है शंघाई, अगेन देखो शंघाई को ही हिट किया क्योंकि कोस्टल सिटी है। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ये बताया, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट मेगा सिटी सिंस 1949 टाइफून पुलासन। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखना, ये भी शंघाई में ही आया था। देखो अब इससे हमको क्या नाम दिख रहा है, जो ये जो स्टॉर्म्स इनको कहीं पे साइक्लोन बोला जाता है, कहीं पे टाइफून बोला जाता है, कहीं पे इसे हरिकेन बोला जाता है ना, कहीं पे इसे विली विली बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम है। तो इंडिया में साइक्लोन हो गया, टाइफून आपका पैसिफिक ओशन में हो गया, हरिकेन आपका US वगैरह में अटलांटिक में बोलते हैं,
ठीक है, विले विले आप ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट वी हैव विच आर्टिस्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 फॉर क्रिएटिंग 50 पेंटिंग्स ऑफ नोटेबल पर्सनालिटीज यूजिंग मिलेट्स। तो मिलेट्स का यूज करके इन्होंने बड़ी फेमस पर्सनालिटी की पेंटिंग बनाई है, तो कौन है वो? करेक्ट आंसर इज ए, नाम याद रखिएगा, मोका विजय कुमार। ऑलराइट, तो ये पर्सन है ना, तो इनको ये अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 50 फेमस पर्सनालिटीज की पेंटिंग बनाई है, जिसमें पीएम मोदी भी हैं और अब्दुल कलाम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे वो भी हैं, और ये मिलेट का यूज करके इन्होंने ये पूरी पेंटिंग बनाई। तो नाम याद रखिएगा, मोका विजय कुमार, एम फॉर मिलेट, एम फॉर मोका, है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट है, विच स्टेट वन द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप? तो करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब ने ये हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ऑलराइट, तो पंजाब ने उत्तर प्रदेश को डिफीट किया है, और ये 14वें हॉकी इंडिया जूनियर मेन चैंपियनशिप में, ठीक है, जो कि जलंधर में हो रहा था पंजाब में। तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुंगानुर काऊ। अब एक न्यूज आई थी ना, मोदी जी एक छोटे गाय के बछड़े के साथ घूम रहे थे, वो इसी ब्रीड की है। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर जो है आपका, तीन स्टेटमेंट है बी 1 and 3। तो पुंगनार काऊ इज नेटिव टू पुंगानुर विलेज इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा, ये बिल्कुल सही है। इसका जो वजन होता है 500 किलो से ज़्यादा तक कहाँ हो सकता है उतनी छोटी सी बछड़ी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट हैज़ अ मिल्क फैट कंटेंट ऑफ अराउंड 8%, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है वो स्पीशी, है ना, तो ये बेसिकली इसका नाम जो था, जो मोदी जी लेके घूम रहे थे, उनका नाम था दीप ज्योति, नाम रखा है उन्होंने, विच ट्रांसलेट टू द लाइट ऑफ द लैम्प। ये पुंगानुर काऊ है। ऑलराइट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्वार्फ कैटल ब्रीड, मतलब इनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है। ऑलराइट, ये केवल 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल होती है और इनका वजन 200 किलो से भी कम रहता है। और ये जो पुंगनूर है, पुंगनूर काऊ, ये पुंगनूर विलेज है आपका आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, जिसपे इसका नाम पटा है। और ये जो स्पीशी होती है हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है ना, और लो जो कम क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का चारा, उस पर भी ये सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, इसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है 1 से 3 लीटर मिल्क पर डे देती है ये, और इसकी जो मिल्क में फैट कंटेंट है केवल 8% है, तो न्यूट्रिशियस भी है काफ़ी, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेट इज द गोपालपुर पोर्ट लोकेटेड? तो ये आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है ना, गोपालपुर काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो न्यूज़ क्या थी, बेसिकली उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किया है 95% स्टेट ट्रांसफर ऑफ गोपालपुर पोर्ट टू अडानी पोर्ट। देखो हमारे यहाँ अलग अलग बिजनेस मॉडल है, जैसे आप लोग ने देखा होगा हाईवे पे जो टोल टैक्स होता है वो गवर्नमेंट नहीं चलाती है, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एजेंसी को देती है चलाने के लिए। वैसे ही पोर्ट भी है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 95% स्टेक अडानी कंपनी को दे दिया है कि आप चलाओ, है ना। तो एक मॉडल होता है बूस्ट मॉडल, बूस्ट, वो एनर्जी ड्रिंक नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ट ओन ऑपरेट, ठीक है, शेयर ट्रांसफर, शेयर एंड ट्रांसफर से बूस्ट मॉडल होता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है हमारे पे इतना रिसोर्स नहीं है कि हम पोर्ट बनाए वो सब चलाएं, ना हम पे मैन पावर है। मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट में बोलूंगा अडानी इधर आओ, ठीक है, आप ये लो, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ पोर्ट, आप इसको चलाओ। ये जो मॉडल रहेगा इस बेसिस पे। सो पूरा जो वो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बिल्ड करेगा, प्राइवेट कंपनी। उसको ओन भी वो इनिशियल वही करेगी, प्राइवेट कंपनी, उसका पूरा ओनरशिप रहेगा। ऑपरेट उसको पूरा करेगी, जो भी शिपमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं सब, उसका ऑपरेशंस वही प्राइवेट कंपनी देखेगी। ठीक है, वो रेवेन्यू शेयर करेगी किसके साथ, सरकार के साथ। कुछ परसेंटेज डिसाइड होगा कि भाई इतना परसेंटेज आपका, इतना परसेंटेज मेरा। फिर फाइनली वो जब पूरी चीज़ें हो जाएंगी तो कुछ सालों बाद वो सरकार को ट्रांसफर कर देगी। तो ये होता है बूस्ट मॉडल, है ना। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल होते हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होता है। तो ये इकोनॉमी में होती चीज़ें, कभी हम और देखेंगे। तो देखो ये उड़ीसा में गोपालपुर पोर्ट है ना। सो गवर्नमेंट ने इसमें 95% जो स्टेक है वो आपका अडानी को दे दिया, अडानी पोर्ट्स को। सो ये देखिए एक डीप ड्राफ्ट मल्टी कार्गो पोर्ट है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना, उड़ीसा में सिचुएटेड है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल 20 मिलियन मेट्रिक टन। काफ़ी फेमस अच्छा वो बीच एरिया है ना। तो जो भी लोग उड़ीसा के हैं, आप लोग ज़रूर यहाँ पे घूम के आइए। आप घूमे भी होंगे, है ना, बड़े अच्छे होटल्स भी हैं इसके कोस्ट पे। मे फेयर करके एक होटल है, मैं गया हूँ वहाँ पे,
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, तो आप लोग कभी विजिट करिएगा। और काफ़ी साफ़ सुथरे बीचेस हैं, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट न्यूज़। चलिए अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रैक्टिस आंसर पहले ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन था आपका, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द अमूर फैल्कन, है ना। इस बर्ड का IUCN स्टेटस क्या है, तो है बी लीस्ट कंसर्न। तो यहाँ तो चलो ये दे ही दिया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रेड पांडा का IUCN स्टेटस क्या था, एंडेंजर्ड। आप लोग मुझे बताइए, घड़ियाल, है ना, इसका IUCN स्टेटस और इसका लोकेशन, ये इंडिया में किस रिवर में पाया जाता है सबसे ज्यादा, घड़ियाल, है ना। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा आंसर। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, सब आप याद नहीं रख सकते हो, राइट। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लगभग 40 न्यूज़ की, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो 10 से 15 न्यूज़ ही रहती हैं। उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना। आप चाहो तो कलर कोडिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टार न्यूज़ है, ये 2 स्टार है। तो मैंने हम न्यूज़ में भी आपको बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, जैसे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया, राइट। तो इन टाइप की चीज़ों को आपको मार्क आउट करके रखना है, ताकि जब आप रिवाइज करो तो उन पे ज़्यादा फोकस और रेस्ट न्यूज़ पे थोड़ा कम फोकस, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा आपको सेशन लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।